हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नई वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। यानी कि जो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर पढ़ रहे थे, जीवन की मौलिक इकाई, है ना। जीवन की मौलिक इकाई, उसको हम लोग कंप्लीट प्रश्न उत्तर और इसका कंप्लीट थ्योरी देख चुके हैं, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 ऊतक यानी कि टिश्यू, है ना। इसका हम लोग थ्योरी देखेंगे। यानी कि टिश्यू में जितना भी है पादप ऊतक और जंतु ऊतक, उसमें से आज हम लोग पादप ऊतक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग जंतु ऊतक में आएंगे, है ना। इससे पिछले वीडियो में यदि आप जीवन की मौलिक इकाई का कंप्लीट इसका थ्योरी और क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी क्लास 9 का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं टिश्यू ऊतक, है ना, कंप्लीट, जो कि एनसीईआरटी का ही हर टॉपिक रहेगा, लेकिन हम अपना नोट से ही मैं पढ़ाऊँगी ताकि जो है इसमें आपको सरल भाषा में और 100% कंटेंट के साथ आपको एक ही वीडियो में मिल पाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऊतक क्या है। टिश्यू, जो कि हम लोग कोशिका पढ़े थे कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। अब उन्हीं कोशिकाओं के समूह को, है ना, जो कि एक निश्चित स्थान पर निश्चित क्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक है। तो टिश्यू में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीव जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव हम लोग पढ़े थे पिछली वीडियो में भी, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेती हूँ कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि इसके सभी मौलिक कार्य जो है एक ही सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि अमीबा का हम लोग एग्जाम्पल देखे थे कि वो किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा में एक ही सेल द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय, उत्सर्जन क्रिया संपन्न होती एक ही सेल के द्वारा, है ना। हमारे तरह अलग अलग सेल्स नहीं है कि पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी। तो उसमें एक ही, चूंकि एक कोशिका पाए जाते हैं तो उसमें एक ही कोशिका के अंदर गति, भोजन, गैसीय विनिमय, उत्सर्जन सभी क्रिया जो है एक ही सेल में संपन्न होती है। बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इसमें लाखों सेल्स होती है। इनमें से अधिकतर सेल्स कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। विशिष्ट कार्य को, है ना, अलग अलग सेल्स जो है अलग अलग कार्य करने में, अपने विशिष्ट कार्य को ही पूरा करने में सक्षम होती है। तो वो बहुकोशिकीय जीव है और वह विशिष्ट कार्य को जो कोशिकाओं का समूह संपन्न करते हैं उन्हें ही क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य, ठीक है, एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है ना, उन समूह को क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। यानी ऊतक का डेफिनेशन यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसी कोशिकाएं या कोशिकाओं के समूह जो आकृति में एक समान होती है ना। आकृति में यदि यदि पाचन ऊतक है यानी उत्सर्जन, तो उसमें पाचन उत्सर्जन तंत्र में जितनी भी अंग है ना, जितनी भी कोशिकाओं हैं, उनके समूह जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, वो क्या कहलाता है, ऊतक कहलाते हैं। जैसे पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका में जितने भी ऊतक पाए जाते हैं उसकी संरचना जो है एक ही आकृति, एक ही यह संरचना समान होगी और उसका कार्य भी एक समान होगा, है ना, और एक साथ कार्य भी संपन्न होगा। जैसे पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, इस प्रकार से। तो हम लोग कहाँ से ऊतक आए, कोशिका से, है ना। जीव एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय है। फिर कोशिका जो हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, वह क्या हो रहा था, जैसे एक कोशिका हो गया है ना, एक कोशिका संरचनात्मक, क्रियात्मक, और कई कोशिकाएं मिलकर क्या कर रही है, वो हमारे ऊतक बना रहे हैं, जो कि जिसकी आकृति समान है और जिसकी क्रिया भी समान है, ठीक है। तो इस प्रकार की ऊतक को हम लोग समझे। अब एक और सब टॉपिक है बुक में ही कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं। तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि पौधे व जंतु के कार्यों में भिन्नताएं होती, मीन्स पौधे जो क्रिया करती है वो जंतुओं की तुलना में कार्य में भिन्न है। क्यों, जैसे कि पादपों को गति के लिए कोई ऊतक नहीं है,
पादप में वाहक नलिकाओं से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कहने का मतलब पादप में जो है वो संवहनी ऊतक पाए जाते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। उन जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो है पादप को भोजन और पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जबकि मनुष्य में पेशी कोशिका होती है जो फैलती है और सिकुड़ती है जिससे गति होती है ना, फैलती है और सिकुड़ती है जिससे गति होती है। तंत्रिका सेल संदेशों की वाहक होती है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। यानी कि हमें अलग अलग कार्य को पूरा करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं जो है अलग अलग ऊतक जिम्मेवार होती है ना। जैसे कि हम लोग तंत्रिका देखे, पेशी ऊतक देखे, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने के लिए, वहन करने के लिए, ये सभी। तो हमें पौधे और जंतुओं की तुलना में अलग ऊतक चाहिए। इसीलिए यहाँ प्रश्न था क्या पौधे और जंतु एक ही ऊतकों से बने होते हैं? तो नहीं, क्यों नहीं? तो इसका आप यहाँ पर एक्सप्लेन या फिर आंसर कह सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पादप ऊतक के प्रकार। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊतक हम लोग समझे, क्या पादप और जंतु में एक ही प्रकार के ऊतक है? तो नहीं, है ना, क्यों नहीं? उसके अलावा पादप ऊतक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जंतु ऊतक पढ़ेंगे। आज पादप ऊतक और पादप ऊतक के प्रकार पढ़ेंगे। पादप ऊतक मतलब प्लांट में जो ऊतक पाए जाते हैं उसको हम लोग पादप ऊतक कहेंगे। ठीक है, तो पादप ऊतक जो है वह दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? दूसरा जो है विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा हो जाएगा अस्थाई ऊतक। ठीक है, दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। वो जो विभाजन करती है ना, नाम से ही देखिए, विभज्योतक जो विभाजन करने की क्षमता जिसमें है, जो विभाजित करती हैं, वह कौन सी ऊतक होती है? विभज्योतक। और जो विभाजन होकर अस्थाई हो जाते हैं, एक विशेष कार्य मिल जाती है उसको, तो उसको क्या कहेंगे? अस्थाई ऊतक, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो दो प्रकार के ऊतक याद रखना है। विभज्य ऊतक में फिर हम लोग इसको 3 भाग में पढ़ते हैं, यानी कि 3 वर्गों में फिर बांटते हैं। एपिकल मेरिस्टेमिक, लेटरल मेरिस्टेमिक और इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक, है ना। एपिकल मेरिस्टेमिक मतलब होगा विभज्योतक। ठीक है, विभज्योतक के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि यह विभाजन करती है, यानी कि इसके नाम से ही पता चल रही है कि यह ऊतक क्या करती है? विभाजन की कार्य करती है ना, विभाजन करके इसकी वृद्धि बढ़ाते हैं। इसलिए यह अत्यधिक क्रियाशील होती है। चूंकि ये विभाजन कर रही है तो इसलिए यह क्या होगा? यह अत्यधिक क्रियाशील होगी। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, क्या होती है? उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और अस्पष्ट केंद्रक होते हैं। यानी कि इस विभज्योतक के पास क्या होती है? अधिक कोशिका द्रव क्या हो गया? मतलब केंद्रक के चारों ओर जो जेली जैसे पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। तो अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और अस्पष्ट केंद्रक होते हैं, और उनके पास जो है वो रसधानी नहीं होती है। ठीक है, और यह जो है वृद्धि के लिए आवश्यक है। मेन विभज्योतक का क्या कार्य है? वृद्धि के लिए, है ना, वृद्धि के लिए जिम्मेवार है, वृद्धि के लिए आवश्यक है विभाज्योतक। अब विभाजक ऊतक जो हम लोग 3 प्रकार के पढ़े थे, शीर्षस्थ, ये एपिकल को ही शीर्षस्थ विभाज्योतक कहेंगे, लेटरल को पार्श्व विभाज्योतक कहेंगे, और इंटरकैलरी को अंतर्विशिष्ट विभाज्योतक कहेंगे, है ना। यहाँ पे मैं हिंदी से लिखी हूँ कि फर्स्ट नंबर क्या है? शीर्षस्थ विभाज्योतक। अब शीर्षस्थ विभाज्योतक मतलब कहाँ पाए जाते हैं? देखिए इसका स्ट्रक्चर से, ये आगे वाले अग्रभाग में जहाँ से लंबाई की वृद्धि शुरू होती है ना, एपिकल मेरिस्टेमिक शीर्षस्थ, और ये लेटरल किनारे किनारे जो इसकी मोटाई को बढ़ाने में जिम्मेवार है, पार्श्व, और ये इंटरकैलरी, है ना, अंतर्विशिष्ट, जहाँ पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, वहाँ पर ये इंटरकैलरी विभाजित होती है। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा कि शीर्षस्थ विभाज्योतक कहाँ पाए जाएंगे? प्रोरो यानी कि एपिकल के शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भागों में विद्यमान रहते। कहाँ? जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में, जहाँ से ये वृद्धि करते हैं, है ना। ये हो गया तना, जड़
तो जहाँ से ये वृद्धि करते हैं, है ना, उन्हीं वृद्धि वाले भागों में क्या कौन से ऊतक पाए जाते हैं? शीर्षस्थ विभज्य ऊतक। तथा वह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तो इन ऊतक का क्या कार्य है? चूंकि ये जहाँ पर वृद्धि करते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो ये विभज्य ऊतक, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक क्या है? लंबाई में वृद्धि करता है ना। इनका मुख्य क्या कार्य है? कि लंबाई में वृद्धि करना। तो जहाँ जहाँ पर जड़ है, तना है, जहाँ पे लंबाई होती है ना, पेड़ों की, तनों की, जड़ों की, तो वहाँ उस वाले भाग में शीर्षस्थ विभज्य ऊतक पाए जाते हैं। अब दूसरा हम लोग क्या देखे थे? पार्श्व, है ना, किनारे किनारे भाग में लेटरल मेरिस्टेमेटिक, पार्श्व विभज्य ऊतक। ठीक है। तने की परिधि, परिधि मतलब क्या हुआ? किनारे चारों ओर, है ना। परिधि या मूल में वृद्धि, जैसे कि ये तना के किनारे परिधि में, और मूल के, है ना, मूल मतलब जड़ हो गया, मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्य ऊतक, पार्श्व विभज्य ऊतक को कैम्बियम के कारण होती है। ठीक है। किसके कारण हो रही है? जो तने की मोटाई, मोटाई मतलब तने की वृद्धि, जिस प्रकार से ये किनारे किनारे भाग हम लोग परिधि से पढ़ते हैं ना, ये वृद्धि हो गया परिधि, तो इसके किनारे किनारे उसका वृद्धि होगा तो क्या होगा? मोटाई बढ़ेगी ना। तो तने की मोटाई किस पर निर्भर है? ये पार्श्व विभज्योतक के कारण। ठीक है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। तीसरा हम लोग पढ़े अंतर्विष्ट विभज्योतक, है ना। अंतर्विष्ट विभज्योतक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। इसमें होता है कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। पर्व संधियों मतलब जैसे ये तना हो गया, इसमें कुछ नोड्स पाए जाते हैं, है ना। नोड्स जैसे कि हम लोग गन्ना वगैरह में देखते हैं, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो है ये जैसे गन्ने जैसे नोड को बढ़ाने में सहायक होते हैं। वहाँ पर ये अंतर्विष्ट विभज्योतक यानी कि लेटर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक पाए जाते हैं। तो ये प्लांट में जो हम लोग 3 प्रकार के ऊतक देख चुके हैं। क्या क्या? शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्विष्ट, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है। तो ये क्या करती है? तीनों, ये जो 3 प्रकार के देखे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, 3 ऊतक क्या करते हैं? ये विभाजन करती है ना। और कहाँ कहाँ विभाजन करती है? ये तने और जड़ों वाले भाग में, अग्रभाग में वृद्धि के लिए, और ये मोटाई के लिए, और ये जहाँ पर ये नोड पाए जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रकार देखेंगे हम लोग अस्थाई ऊतक। ठीक है। अस्थाई ऊतक क्या होते हैं? कि कुछ सेल्स एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थाई रूप और आकार में परिवर्तित हो जाती है ना। यानी कि कुछ विशेष कार्य करने के लिए अब वो विभाजन नहीं करती है। अब विभाजन होने के बाद एक अस्थाई रूप और आकार में परिवर्तन हो जाती है, और इस क्रिया को क्या कहेंगे? विभेदीकरण कहेंगे। विभेदीकरण मतलब अब उसमें क्या होगा? विभाजन नहीं होगा, अब उसके कार्य जो फिक्स हो जाएगा कि आप ये कार्य कीजिए। उदाहरण के लिए मैं हम लोग अपना डेली लाइफ से जो समझेंगे, यदि हम लोग अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारा जो है पढ़ लिए, है ना, पढ़ लिए, अब हमें जॉब लग गया कि नहीं, हमें टीचिंग में जाना है, हमें बैंक में जाना है, एसआई में जाना है, तो एक उसको एक क्या होगा? निश्चित कार्य मिल गया। जितना पढ़ने था, जितना हमें मेहनत करनी थी, वो मैं जब भी विभाजन हो रहे थे, है ना, मेरे स्टेमेटिक टिश्यू के अंतर्गत ही कर लिए। अब हम क्या हुआ? अब हम अस्थाई हो गए, अस्थाई ऊतक। अब हमें एक विशिष्ट कार्य को ही करना है। अब हमें टीचर बने हैं तो पढ़ाना ही है ना, बैंक में काम किए हैं तो बैंक में ही हैं। इस प्रकार से मतलब एक को समझने के लिए मैं बताएं कि एक अस्थाई हो गया, एक विशिष्ट कार्य को ही करेंगे, है ना, आकार में परिवर्तन हो जाता है, और इस क्रिया को क्या कहेंगे? अस्थाई रूप और आकार में परिवर्तित हो जाते हैं, इस क्रिया को विभेदीकरण कहेंगे। अब विभज्योतक की सेल्स जो है विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थाई ऊतक का विकास करती है। एक विशिष्ट, है ना, विशिष्ट हो गए। ठीक है। विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थाई ऊतक का विकास करती है। क्या? जैसे कि फ्लोएम ऊतक अस्थाई ऊतक है, जाइलम ऊतक अस्थाई ऊतक है ना। जड़ क्या करती है? अवशोषण करती है। एक मिनट सुनो।
अब अस्थाई ऊतक के भी हम लोग आगे, है ना, उसको डिवाइड करते हैं किस किस में। विभजोतक ऊतकों के विभाजन से बनी सेल्स यानी कि कोशिकाएं अस्थाई ऊतक में बदल जाती है और इसी के साथ इनकी विभाजन क्षमता जो नष्ट हो जाती है ना। जब विभजोतक क्या हुआ, विभाजन होकर नष्ट हो जाती है और ये अस्थाई हो जाती है और ये एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करती है अस्थाई ऊतक में। अस्थाई ऊतक के प्रकार भी 3 प्रकार के देखेंगे, साधारण ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट ऊतक। ठीक है, साधारण ऊतक में हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और कुछ विशेष प्रकार के यानी कि स्पेशल टिश्यू देखेंगे। ठीक है, साधारण ऊतक में क्या है कि यह एक ही प्रकार, यह ऊतक जो है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, साधारण ऊतक। ठीक है, यह भी 3 प्रकार के होते हैं। इसका आप प्रकार ही ज़्यादा याद रखना है और इसका प्रकार से ही काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसीलिए आप इसका एक बार जो जैसे जैसे मैं चार्ट बता रही हूँ वैसे आप लोगों को याद रखना है कि अस्थाई ऊतक कितने प्रकार के होंगे, 3 ऊतक। जैसे हम लोग पादप ऊतक पहले क्या देखे, 2 प्रकार से, विभजोतक ऊतक और अस्थाई ऊतक। फिर विभजोतक कितना देखे, 3 प्रकार के देखे, है ना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अस्थाई ऊतक। अस्थाई ऊतक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, साधारण, जटिल और विशिष्ट। फिर साधारण ऊतक के बारे में पढ़े कि यह ऊतक जो है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और यह ऊतक भी जो है वो 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के क्या क्या है, मेरी इसको इंग्लिश में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा कहेंगे, जबकि हिंदी में मृदूतक, स्थूलकण और दृढ़ ऊतक कहेंगे, है ना। मृदूतक, स्थूलकण ऊतक और दृढ़ ऊतक, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये साधारण ऊतक 3 प्रकार के हो गया। ठीक है, ये मृदूतक और स्थूलकण ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो है वो जीवित होती है। ठीक है, जबकि दृढ़ ऊतक या फिर स्क्लेरेन्काइमा जो है वो मृत होती है, दृढ़, है ना, मतलब मजबूत, ये क्या होते हैं, मृत होते हैं। अब पैरेन्काइमा के बारे में हम लोग जानते हैं कि पैरेन्काइमा जो है इस प्रकार की सेल्स प्रायः समवयसी होते हैं। समवयसी मतलब एक ही प्रकार के व्यास, मतलब समान प्रकार के व्यास के कारण, जैसे इस प्रकार से अंतःकोशिकीय अवकाश कम अथवा अनुपस्थित पाए जाते हैं। मतलब इसमें जो ऊतक रहेंगे इसमें इसके बीच जो है वो रिक्त स्थान नहीं होंगे, है ना, और ये एक दूसरे से समान व्यासी के, मतलब इसका स्ट्रक्चर बोल संरचना जो है बोल सकते हैं कि समान होंगे, है ना। कम इसके दो कोशिकाओं के बीच या 2 सेल्स के बीच जो है ना, इनके बीच रिक्त स्थान कम होगी या फिर अनुपस्थित पाई जाएगी। कोशिकाएं उपापचयी रूप से एक्टिव पाई जाती है जो जरूरत पड़ने पर विभाजन योग्य हो जाती है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा, पत्ती, तना तथा जड़ों में पाया जाता है, ये याद रखना है। इसका कार्य क्या है पैरेन्काइमा, तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा कि इसका मुख्य कार्य संचयन यानी कि स्टोरेज का होता है। ठीक है, ये हम लोग किसका प्रकार देख रहे हैं, सिंपल टिश्यू का, है ना। सिंपल टिश्यू में किसका, पैरेन्काइमा, कि यह क्या करता है, भोजन को मुख्य कार्य क्या है, स्टोर करना, और ये कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती, तना तथा जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, पैरेन्काइमा। अब दूसरा है इसी का स्थूलकोण ऊतक। ठीक है, स्थूलकोण ऊतक में क्या होता है, कोशिकाएं जीवित व पतली भित्ति की होती है ना, क्या होते हैं, जीवित और पतली भित्ति की होती है और पैरेन्काइमा की तुलना में लंबी सिरे, गोल या नुकीले तथा आकार में गोल या बहुभुजीय इस प्रकार से हम लोग किसमें, पैरेन्काइमा में देखे थे कि उसकी कोशिका जो है वो
उसके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होती है या ना होती है। लेकिन यहाँ पर ये जीवित और उसकी पतली जो है पतली भित्ति होती है। पैरेन्काइमा की तुलना में लंबी सिरे गोल या नुकीले, जैसे इस प्रकार से लंबी सिरे गोल या नुकीले तथा आकार में गोल या पोलीगोनल होती है ना, अलग अलग आकृति की होती है। इसके बीच यानी कि अंतराकोशिकीय स्थान, अंतराकोशिकीय स्थान हो गया दो कोशिकाओं के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं उसको कहेंगे अंतराकोशिकीय स्थान। तो ये इसमें भी जो है अंतराकोशिकीय स्थान प्रायः अब्सेंट और इन स्थानों पर सेल्स कोशिकाओं के कोनों पर सेल वॉल के ऊपर पेक्टिन युक्त सेलुलोज का जमा होने से सेल वॉल के कोनों पर मोटी वो दृढ़ हो जाती है ना। स्टील कोन का हम लोग क्या देखें कि इसके सेल्स जितने भी इसकी आकृति है, देखिए यहाँ पर इसकी सेल्स में क्या हो गया, एक पदार्थ का लिग्निन है ना, पेक्टिन या सेलुलोज के जमाव से सेल वॉल के कोनों पर मोटी वो दृढ़ हो जाती है। देखिए इसके जमाव के कारण इसके सेल वॉल मोटी वो दृढ़ हो जाती है। किसमें? स्थूल कोन में, है ना, कोलेनकाइमा में। ये इसका फीचर है। अब इसका कार्य क्या है कि यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जिस प्रकार से पैरेन्काइमा क्या देखिए कि भोजन को क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो दूसरा स्थूल कोन में यानी कि कोलेनकाइमा यह क्या करते हैं, यांत्रिक को पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग तीसरा प्रकार से देखेंगे। एक मिनट, तीसरा प्रकार क्या है, क्या देखे थे हम लोग, जटिल विशिष्ट ऊतक, नहीं सिंपल ऊतक के ही हम लोग 3 प्रकार पढ़ रहे थे। क्या क्या, किधर किधर हो गया पेस्ट हवा में। दृढ़ ऊतक है ना, स्क्लेरेन्काइमा। तो दृढ़ ऊतक में हम लोग क्या देखेंगे, स्क्लेरेन्काइमा कि स्क्लेरेन्काइमा जो है वो दृढ़ होती है यानी कि मजबूत होती है और मृत होती है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट। अभी तक हम लोग जो 2 ऊतक पढ़े थे, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये क्या है, 2 जीवित है, लेकिन दृढ़ स्क्लेरेन्काइमा क्या है, यह मृत होती है। इसकी सेल वॉल लिग्निन युक्त होती है ना, लिग्निन युक्त की बनी होती है। जबकि हम लोग कोलेनकाइमा में क्या देखे थे कि इसे दूसरा वाला में कि इसका जो सेल वॉल के ऊपर पेक्टिन युक्त सेलुलोज का जमा होने के कारण सेल वॉल के कोनों पर मोटी वो दृढ़ हो जाती है ना। तीसरा में ये क्या है, लिग्निन युक्त, इसकी सेल वॉल क्या होती है, लिग्निन से ढकी होती है। यह ऊतक तनों में संवहन बंडल के समीप, पत्तों के सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि नारियल के छिलके में, ये सभी वहाँ पर कौन से ऊतक पाए जाएंगे, स्क्लेरेन्काइमा, है ना। इसकी स्केल से याद रखना, जैसे खोपड़ी हमारे ब्रेन में है ना, मस्तिष्क में, तो ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं और ये मृत होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पत्तों के कहाँ, बीज में और फलों के कठोर छिलके में प्रेजेंट होते हैं। भित्तियों में लिग्निन के विभिन्न स्थूलन तथा साधारण गर्त होती है, यानी कि जैसे इस प्रकार से बीज है ना, बीज के ये बीज हो गया और ये ऊपरी उसके बाहरी स्ट्रक्चर में, संरचना में, इसका कार्य क्या है, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। इसके फलस्वरूप पादप कई प्रकार के दाब, खिंचाव, संपीड़न, अंकुशन, फ्लेक्शन आदि इत्यादि को सहने का सामर्थ्य इन्हीं को प्राप्त है। यानी कि कोई बीज जो है कैसे इतने दिनों तक सुरक्षित रहते हैं, उसके स्केल के कारण, उसके जो बाहरी छिलका है वो प्रेजेंट होने के कारण, तो ये आंतरिक सहायता प्रदान करते हैं। और ये जो बाहरी आघात है, बाहरी चोट, दबाव, खिंचाव, है ना, संपीड़न, ये सभी से क्या करते हैं, इनको सुरक्षा करते हैं। ठीक है, बचाते हैं, यांत्रिक सहायता करते हैं। अब दृढ़ ऊतक के उदाहरण हो गया जूट, कपास के बोरे, चटाई, झाड़ू, नारियल के रेशे, रस्सियाँ आदि। ये सभी किसका उदाहरण, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नारियल के रेशे किस ऊतक के उदाहरण है ना, तो ये हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा यानी कि दृढ़ ऊतक के। तो इस प्रकार से हम लोग एक अभी अस्थायी ऊतक के, साधारण ऊतक को हम लोग अभी तक देख रहे थे कि ये 3 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब हम लोग दूसरा ऊतक पढ़ेंगे जटिल ऊतक, ठीक है, कि जटिल ऊतक क्या है। ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं, मृदु पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। दूसरा क्या है जटिल ऊतक, ठीक है, जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक क्या होता है, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हम लोग सिंपल ऊतक में क्या देखें कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती थी, ठीक है, लेकिन जटिल ऊतक में क्या देखेंगे कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और यह सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, जटिल ऊतक में दो प्रकार के जाइलम और फ्लोएम इसका मुख्य उदाहरण है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक में आते हैं। इन दोनों को क्या कहेंगे, संवहन ऊतक। किन दोनों को, जाइलम और फ्लोएम को, ठीक है, इन दोनों को क्या कहेंगे, संवहन ऊतक भी कहेंगे। और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। बंडल मतलब हो गया गुच्छा, यानी कि संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है, ठीक है। तो हम लोग जटिल ऊतक में क्या क्या पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम, जबकि हम लोग सरल ऊतक में क्या क्या पढ़े, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। जटिल ऊतक में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, जाइलम और फ्लोएम। तो जो से जाइलम और जो से जल, यानी कि जाइलम जो है वो जल का परिवहन करेगा, परिवहन, ठीक है। इसमें कुछ घटक है ना, जाइलम के कुछ घटक है कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। या जाइलम के घटक जो है वेरी इम्पोर्टेंट है। आप जितना स्टार लगा लो चाहे लगा लीजिए कि यह जो है हर एग्ज़ाम में या आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जाइलम के भाग नहीं है, जाइलम के घटक नहीं है, जाइलम के प्रकार नहीं है, आप कुछ भी बोल लो, है ना। तो ये याद रखना है, ट्रेकिड्स, वाहिका और जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये सभी चार जो है जाइलम के भाग है। उसी प्रकार से चार जो है हम लोग फ्लोएम के भी भाग देखेंगे। देखिए, चालनी कोशिकाएं या चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं या सहकोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे, ये चार इम्पोर्टेंट है जाइलम और फ्लोएम में, ये याद रखना है, जाइलम के भाग और फ्लोएम के भाग, है ना। ट्रेकिड्स, वाहिनिका, वाहिका, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ये ट्रेकिड्स एवं वाहिका की सेल्स जो है, सेल वाल मोटी होती, किसकी, ट्रेकिड्स और सेल वाल की जो है वाहिका, ट्रेकिड्स और वाहिका की सेल वाल मोटी होती है। ये देखिए, है ना, एक ट्रेकिड्स है या इसका नली के जैसा स्ट्रक्चर होता है और इनमें से कई सेल्स जो है वो मृत होती है। मृत यानी कि ट्रेकिड्स और वाहिका, मैं यहाँ पे बगल में लिखूं, देखिए ये मृत है। जाइलम पेरेन्काइमा जो सिर्फ वो जीवित है, बाकी ये जाइलम फाइबर भी क्या है, वो मृत है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी आप एक्स्ट्रा में मैं बता दी हूँ, आप इसको याद करके रख सकते हैं, है ना। तो ट्रेकिड्स एवं वाहिका की सेल वाल जो है मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व सेल मृत होती है। ट्रेकिड्स और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। इस प्रकार से नलिकाकार होती है इसकी संरचना। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ऊर्ध्वाधर संवहन मतलब जैसे ये जड़ हो गया है ना, ऊपर की ओर, जड़ से, है ना, जड़ से पत्तियों से ये क्या करते हैं, पानी को विभिन्न पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, पानी और खनिज लवण को, ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरेन्काइमा भोजन संग्रहण करता है, ये तो हम लोग पेरेन्काइमा ही में देख लिए थे। जाइलम, यहाँ पे सॉरी है, जाइलम पेरेन्काइमा ये क्या करते हैं, भोजन संग्रह करते हैं। और जाइलम फाइबर यानी कि रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो जाइलम के चार भाग देखे थे, ट्रेकिड और वाहिका, यह क्या करते हैं, सेल वाल मोटी होती है, इनमें कई परिपक्व सेल होती है। ये ट्रेकिड और वाहिकाओं की संरचना जो है नलिकाकार होती है ना। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का संवहन होता है। जबकि पेरेन्काइमा यानी कि जाइलम पेरेन्काइमा यह भोजन को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर ये मुख्यतः क्या करते हैं, सहारा देने का
कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जाइलम का जो 4 भाग है हम लोग उसको देखें। अब फ्लोएम में भी आपको 4 याद रखना है। चालनी नलिका, चालनी कोशिकाएं, चालनी साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेसे। देखिए 2 नाम आपको, चूंकि जाइलम के बारे पढ़ेंगे तो जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम के बारे पढ़ेंगे तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर, तो 2 नाम आपको जाइलम फाइबर, जाइलम फ्लोएम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम कैमा, 2 नाम याद रखना है। ट्रेकिड्स और वाहिका किसमें, जाइलम में, जबकि चालनी कोशिकाएं या चालनी नलिका साथी कोशिकाएं ये किसमें, फ्लोएम, है ना। जैसे जौ से जल और जौ से जाइलम याद रखिए, उसी प्रकार से फो से फ्लोएम और फो से भोजन याद रखेंगे, है ना, फूड। तो चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। इस प्रकार से ये नलिकाकार होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, छिद्र पाए जाते हैं ताकि ये भोजन को जो है पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जा सके, है ना। तो चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, यानी कि भोजन कहाँ बनती है, पत्तियों में, है ना। पत्तियों में ही क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इसी को क्या कहेंगे, पौधों का रसोई घर कहेंगे, है ना। तो ये जहाँ पर पत्तियों में भोजन बनता है उन्हें पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम सेल्स जीवित सेल्स है। इसमें फ्लोएम रेशे को छोड़कर, यानी कि फ्लोएम ये क्या है, मृत है, बाकी सभी जो है 3 जीवित है। लेकिन हम लोग जाइलम में क्या देखें, 1 जीवित है, ये जाइलम पैरेन्काइमा, बाकी 3 मृत है। इसमें क्या देखेंगे, फ्लोएम रेशे फाइबर को छोड़ के सभी जो है जीवित है ना। ये हो गया। तो ये फ्लोएम के बारे में हम लोग पढ़े थे। तीसरा हम लोग ऊतक क्या देखे थे, कुछ विशिष्ट प्रकार के स्पेशल प्रकार के ऊतक, ठीक है। इसके बारे में हमें डिटेल नहीं पढ़ना है, बस विशेष प्रकार के ऊतक कौन होते हैं। तो कोशिकाएं जो श्रवण का कार्य करती है, श्रवण मतलब स्राव, जो हमारे शरीर से जैसे हार्मोन हो गया, ग्रंथि, तो वो श्रवण का कार्य करती है, उन्हें विशिष्ट या श्रवण ऊतक कहेंगे, ठीक है। पादप में 3 प्रकार के विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। ये इसका ऊपर लिखा गया, तो मैं यहाँ पे एरो दे के लिख दी कि विशिष्ट ऊतक में क्या है, ये कोशिकाएं जो श्रवण का कार्य करती है उन्हें विशिष्ट ऊतक या श्रवण कहेंगे। पादप में 3 प्रकार के विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, बस इसका जानना है कि क्या क्या पाए जाते हैं। ये श्रावी कोशिकाएं, ग्रंथिक ऊतक और ये लेटेक्स धर ऊतक, ठीक है ना। यही 3 प्रकार के विशिष्ट ऊतक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में डिटेल। जिस प्रकार से आज हम लोग पादप ऊतक के बारे में क्या क्या पढ़े कि पादप ऊतक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और अस्थाई, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक में हम लोग 3 प्रकार के एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी देखे। अस्थाई ऊतक भी जो है 3 प्रकार के देखे, साधारण, जटिल और विशिष्ट। साधारण में भी हम लोग 3 देखे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक भी हम लोग क्या देखे, 2 देखे, जाइलम और फ्लोएम, है ना। और विशिष्ट ऊतक भी हम लोग 3 देखे, स्रावी, ग्रंथिल और लेटेक्स। तो इस प्रकार से आई होप कि ये वीडियो और ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 वाले वीडियो में, जंतु ऊतक। उसके बाद जंतु ऊतक और जो भी रहेगा इसमें, है ना, टॉपिक में सभी को हम लोग कोशिश करूँगी कि लास्ट, हाँ, जंतु ऊतक पढ़ के हम लोग इसको समाप्त करेंगे 2 पार्ट में। उसके बाद हम लोग फिर इसका अभ्यास के बीच का, यानी कि अध्याय के बीच का जो प्रश्न उत्तर है या फिर अभ्यास का प्रश्न, उसको हम लोग कंप्लीट लेकर आएंगे। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।